उत्तराखंड में खुलेंगे 13 निर्भया हॉस्टल। केंद्र सरकार ने 48 करोड़ की राशि की मंजूर। 50 बेड के निर्भया हॉस्टल की मिली मंजूरी। उच्च शिक्षा की मिलेगी सुविधा। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की संसद में बड़ी मांग। देश का नाम सिर्फ भारत होने की मांग। कहा, इंडिया दैट इज भारत का मतलब नहीं। प्रदेश में आज से 31 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। कई इलाकों में बिजली चमकने और मूसलाधार बारिश होने के आसार। बारिश के कारण संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन से सड़क मार्ग और राजमार्ग अवरुद्ध होने की भी संभावना। उत्तरकाशी में कूड़ा निस्तारण केंद्र को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। जिला अधिकारी के घर के बाहर स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से। उत्तराखंड में 13 निर्भया हॉस्टल खुलेंगे। केंद्र सरकार ने 48 करोड़ की राशि मंजूर की है। 50 बेड के निर्भया हॉस्टल की मंजूरी मिली है। उच्च शिक्षा की सुविधा यहां पर मिलेगी। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। बता दें कि 13 निर्भया हॉस्टल उत्तराखंड में खुलने वाले हैं और इसकी मंजूरी भी मिल गई है। इसके लिए 48 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने मंजूर की है। 50 बेड के निर्भया हॉस्टल की मंजूरी मिली है। बता दें कि उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। बता दें कि लड़कियों के लिए एक अच्छी पहल यहां पर केंद्र सरकार की ओर से की गई है। 48 करोड़ की राशि मंजूर की गई है और उत्तराखंड में निर्भया हॉस्टल खुलेंगे। 13 निर्भया हॉस्टल खोले जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 48 करोड़ की राशि मंजूर कर दी है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, केंद्र सरकार की एक नई पहल की 13 निर्भया हॉस्टल खुलने जा रहे हैं। वैष्णवी, देखिए, आपको बता दें कि लगातार जो है केंद्र सरकार उत्तराखंड के हित में जो है यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर उत्तराखंड सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो लगातार दिल्ली दौरे चल रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ जो सौगातें हैं वो उत्तराखंड को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के बीच आपको बता दें कि अब यहाँ पर 48 करोड़ के लिए जो है यहाँ पर जो स्वीकृति यहाँ पर केंद्र सरकार से मिली है वो निर्भया हॉस्टल के लिए उत्तराखंड को मिली है। और उत्तराखंड में जो निर्भया हॉस्टल खोले जाने हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है खबर मानी जा रही है। और देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर ये 13 हॉस्टल यहाँ पर खुलेंगे, ये लोगों के लिए और छात्रों के लिए जो उच्च स्तरीय की जो छात्राएं हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पर कामगार साबित होंगे। जी बिल्कुल, काफी बेहतर पहल है ये केंद्र सरकार की ओर से। इसके साथ में विनय, क्या ये जानकारी लग पाई है कि जो 13 निर्भया हॉस्टल खुलेंगे वो उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह, कहां पर, कौन से क्षेत्र में खोले जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए, अगर इन निर्भया हॉस्टल के खुलने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक के जब बात की जाए तो ये देहरादून का सेलाकुई का जो क्षेत्र पड़ता है, एक हॉस्टल वहाँ पर खोला जाना है। साथ ही साथ यहाँ पर रुद्रप्रयाग में भी जो है हॉस्टल खोला जाएगा। इसके साथ ही जो है उत्तरकाशी की अगर बात करें तो उत्तरकाशी में भी जो है ये हॉस्टल यहाँ पर खोले जाने हैं। तो कई ऐसे जिले भी इसमें हैं जहाँ पर ये हॉस्टल खोले जाएंगे और इनसे जो है काफ़ी फायदा यहाँ पर उच्च शिक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल, राशि तो मंजूर कर दी गई है यहाँ पर विनय, लेकिन हॉस्टल की बात करें तो जो हॉस्टल्स खुलेंगे वो कब तक यहाँ पर खुल जाएंगे? जी देखिए वैष्णवी, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर राशि तो यहाँ पर जो है मिल चुकी है उत्तराखंड सरकार को। केंद्र सरकार ने यहाँ पर 48 करोड़ की राशि जो है वो यहाँ पर स्वीकृति उसकी दे दी है। इसके बाद अब जो हॉस्टल खोलने की जो यहाँ पर कवायद है वो जल्दी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी जो ज़मीनी अगर यहाँ पर बात की जाए तो ज़मीन यहाँ पर इन हॉस्टलों को खोले जाएंगे, जिन पर खोले जाने हैं उन पर किस तरीके से जो है अभी काम किया जाएगा, ये अभी उत्तराखंड सरकार जो है इस पर विचार मंथन के बाद ही ये तय करेगी कि कौन कौन सी जगह जो है इन पर यहाँ पर काम किया जाएगा। जी ठीक है विनय, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में मांग उठाई है कि देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए। उन्होंने सदन में कहा कि इंडिया दैट इज भारत का कोई मतलब ही नहीं होता। सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो संबोधन दिया था उसके अनुरूप देश को दासिता कर शब्दों से मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 1 में संशोधन किया जाए। अगस्त को लाल किले से देश के नाम संबोधन में साफ कहा था कि दासता के प्रतीक चिन्हों से देश को मुक्ति दिलाना जरूरी है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आजादी दी जाए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली से है, जहां एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने आरिफ की हत्या का खुलासा किया है और हत्या के आरोपी रोहताश को गिरफ्तार किया है, जो कि काशीपुर का निवासी है। आपको बता दें कि आरिफ का शव आवास विकास कॉलोनी के पीछे खेत से मिला था। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव की शिनाख्त की, जिसके बाद एसपी ने 10 टीमों का गठन किया और कार्रवाई की। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे तुरंत कार्रवाई करते हुए शव की शिनाख्त भी की गई थी। मोहम्मद आरिफ निवासी मछली बाजार जसपुर इसके रूप में की गई थी और इसी क्रम में थाना जसपुर में मुकदमा धारा 302 के अंतर्गत भी तुरंत पंजीकृत किया गया था। और इस पूरे मामले को पर्दाफाश करने के लिए एसएसपी महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे। 10 टीमें लगभग इसमें गठित की गई थी। काफ़ी मेहनत के बाद हमने अभियुक्त जो है रोहताश कुमार, ये निवासी हिम्मतपुर थाना ITI क्षेत्र का निवासी है, इसको हमने गिरफ्तार किया है। दोनों के आपस में गुत्तामगुत्ती हुई और उसी क्रम में अभियुक्त द्वारा जो है मृतक की हत्या की गई। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां खटीमा में एक घर में चोरी हो गई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस को दी। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी से पुलिस ने 50,000 नकदी भी बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हंसा बसेड़ा है ग्राम झंझट की, तो इनके द्वारा कल कोतवाली खटीमा में तहरीर दी गई। तो इनके घर से चोरी हो गई, जिसमें कि लगभग 7 तोला सोने की ज्वेलरी है और 50,000 नकद है। तो हमारी कोतवाली खटीमा पुलिस ने इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए तुरंत टीमें गठित करी और चोर की जो छानबीन है उसकी तलाश में क्षेत्र में जगह जगह पर दबिश दी गई। 24 घंटे के अंदर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगभग 90% माल बरामद कर लिया गया है और कैश जो 50,000 था वो पूरा बरामद हो गया है और ज्वेलरी में से भी 90% लगभग बरामद हो चुका है और उसको चोर को अब माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। उत्तरकाशी के एक राजकीय इंटर कॉलेज में स्कूली छात्राएं अजीब सी हरकतें करती नजर आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्कूल में देवीय प्रकोप है, जिसके कारण ये बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि स्कूल में जब से नई बिल्डिंग में कक्षाएं संचालित की गई है, तब से लगातार ऐसे मामले बढ़े हैं, जिसके कारण कक्षाएं संचालित करना मुश्किल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल की राजनीति प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के साथ भाजपा संगठन के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान कुमाऊं क्षेत्र में बन रहे मानसखंड मंदिर माला योजना के बारे में भी चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है। वहीं नेपाल के प्रतिनिधि मंडल की लीडर पंपा भोसाल ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध बेहतर रहे हैं। दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों को लेकर चर्चा हुई है।
चंपा भूसाल जी है, आप CPN कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की पूर्व में आप विधायक भी रही हैं, सांसद भी रही हैं, अब उनकी पदाधिकारी हैं। ऐसे 5 लोगों का आना हुआ और इनके साथ हमारे विदेशी मामलों को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विदेश एक प्रकार से उत्तराखंड और नेपाल का जुड़ा हुआ बॉर्डर है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्वरूप को, संगठन ढांचे के संदर्भ में आप हमारे मध्य में थे। हमने भी नेपाल के आपके दल के संगठन भाव को समझा और अपने बारे में बताया। दो पार्टी के बीच के संबंध सुदृढ़ करना, दो देश के जनता के जो हमारा ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ से हम जुड़े और एक अच्छे छिमेकी राष्ट्र है, वो संबंध और सुदृढ़ करने के लिए, दो राष्ट्र के बीच के संबंध भी सुदृढ़ करने के लिए और एक दूसरे देश के राजनीतिक मुक्ति आंदोलन के साथ समर्थन भी रहा। इसीलिए ये विजिट के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लगायत का को मैं धन्यवाद देती हूँ। उत्तरकाशी में लोगों ने कूड़ा निस्तारण केंद्र पर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि कूड़ा निस्तारण के नाम पर नगर पालिका धोखा दे रहा है, जिससे जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शुरू में यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें हमने खिलाफत कर दिया था, अपोजिशन कर दिया था कि भाई ये नहीं, उसके दम के लिए नहीं हो सकती। मैंने कहा अगर बन भी गया है तो यहाँ पर कई चीज़ें बढ़ सकती थी। नगर पालिका, इन्होंने बोला कि नगर पालिका की जगह है, नगर पालिका की जगह को उठा के ले जाए नगर पालिका, अपने घर में ले जाए उठा के, जगह को तो नहीं उठा सकता ना। जगह के मालिक तो हम हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। हमारी जगह पर कोई कुछ भी, ऐसा भी नहीं कि हमारी जगह पर कोई कुछ भी। सारे लोग यहाँ पर जो है एकत्रित हो रखे हैं। इसका हम लोगों अब 4-5 महीने से ज़्यादा हो गया है। वैसे तो 4 साल से चल रही है लड़ाई, लेकिन 4-5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। भावी पीढ़ी को हम लोग जो है, सरकार हमको इतने गुमराह कर रहे हैं कि ये दे रहे हैं कि पहले तो जो है हमारी ज़मीन ले ली गई है, ज़मीन छीनी गई, हमारा रोजगार छीना गया। यहाँ पर जो है अब ये कूड़ा दे रहे हैं इनाम में, मतलब लोगों को गुमराह कर रही है। स्पष्ट बात तो ये है, किसी से भी गलती हो सकती है। अगर गलती हो गई तो 2-4 लोग तो जगह बेच नहीं सकते, किसी को अधिकार नहीं है, इतनी आम जनता है। शासन प्रशासन के साइन भी नहीं है उस पे। ये रातों रात जाते हैं और साइन करवा के लाते हैं। किसकी मनमानी चल रही? 2-4 लोगों की मनमानी नहीं चलेगी यहाँ। हमारे साथ कम से कम 2,500-3 हजार लोग पीड़ित होंगे इससे, कचरे से। जनप्रतिनिधि हो, कोई हो, शासन प्रशासन हो, किसी को कोई मतलब नहीं। मरे बचे तो इनकी कहाँ से मनमानी। राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए देहरादून मुख्यमंत्री ने खुद रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में कई खामियां पाई थी। इसके बाद इस मामले में FIR भी दर्ज करते हुए इसकी जांच के लिए एक SIT का भी गठन किया गया था और SIT की जांच शुरू ही हुई है कि इस प्रकरण में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सब रजिस्ट्रार देहरादून रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। सब रजिस्ट्रार के निलंबन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से शिकायतें आ ही रही थी कि जमीनों की धोखाधड़ी की जा रही है, जहां तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कागज भी बदल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोग अपने खून पसीने से जमीन खरीदते हैं और अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में ही बोलकर कागज बदल दिए जाते हैं तो ये बहुत गलत है। गिरोह के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें SIT का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपना पुराना जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह न हो, वो निश्चिंत होकर यहाँ रहें, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। अब प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर
स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु का गठन किया गया है और इसको लेकर राज्य के राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि हाल ही में धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सेतु प्रदेश सरकार की नीति और नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही नियोजन मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 सलाहकार भी नियुक्त होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति खुले बाजार से होगी। 6 सलाहकारों की नियुक्तियां आउटसोर्स या फिर खुले बाजार से होगी। वहीं विपक्ष ने सेतु आयोग बनाने जाने पर सवाल उठाए हैं। नीति आयोग बनाया गया, योजना आयोग का नाम बदल के। विभाग वही है, योजना आयोग को नीति आयोग, क्योंकि स्टैंप लगाने की हमारा है। पलायन आयोग का नाम बदल दिया गया, लेकिन आज भी 6000 गांव बिना सड़कों के हैं और रोज 200 के आसपास व्यक्ति गांव छोड़ के जा रहा है हर 24 घंटे में। उसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सेतु आयोग बनाने की क्या जरूरत थी? आपके पास ऑलरेडी है, ब्रिज डिपार्टमेंट है आपका। आपने एक सेफ्टी ऑडिट कराया था आज से 1 साल पहले, 36 पुलों को खतरा बताया था, ये पुल भी उसमें सम्मिलित था जो टूटा है कोटद्वार में। तो आपने 1 साल में क्या किया, क्यों नहीं किया? अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप नई नई चीजों का गठन, नए नए नामकरण कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्थानीय जनता के साथ बैठक ली और सड़क, बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था को चाक चौबंद करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी सिटी हरवंश सिंह ने क्षेत्र में शांति माहौल बनाए रखने की अपील की और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लोगों से बातचीत कर रूट निर्धारण किया। वहीं पार्षद ने सड़कों के सुधार की मांग की और कहा कि क्षेत्र में अराजक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। के विषय में आज बैठक हुई है, जिसमें प्रशासन के सभी लोग यहाँ मौजूद थे। चेयरमैन साहब भी थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब थी, थाना अध्यक्ष थे। सब ने यही निर्णय लिया गया है कि शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाया जाए। जिस रोड से मुहर्रमदारी उठती है उसके गड्ढे भरे जाए, पेड़ों की लोपिंग करी जाए, बिजली के तार सही करे जाए। यही विषय के बारे में आज मीटिंग हुई। जो सड़कें खराब हैं उनको पहले भरा जाए, बाकी जो ट्रैफिक में जो रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं उनको हटाया जाए, और जिस रोड से जो हमें आदेश मिले हैं, जिस रोड से मुहर्रम निकालने उसी रोड से निकलेंगे और 10 बजे तक का समय दिया गया है ढोल ताशे बजाने का। और मैं प्रशासन का आभारी हूँ, हमेशा ये चलता आया है, आज तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है और उम्मीद करते हैं आगे कोई ऐसी बात होगी भी नहीं। मुहर्रम के पर्व को लेकर यहाँ पर मीटिंग ली गई है और सब लोगों को अवगत करा दिया गया कि उनके द्वारा क्या क्या किया जाना है। सबको सख्त निर्देश दिए गए कि 10 बजे के बाद किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण ना हो, ताजियों की हाइट 12 से 14 फुट से ज़्यादा ना हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यहाँ के जो नागरिक हैं उनको द्वारा अवगत कराया गया है कि यहाँ पर कई रोड पे गड्ढे हैं, तो एएमएनए को, जो नगर निगम के एएमएनए, उनको अवगत करा दिया गया। उन्होंने गड्ढे भरने की अनुमति कहा है कि गड्ढे भर दिए जाएंगे। जो आगामी त्यौहार है हमारा मुहर्रम का, उसको लेकर आज यहाँ पर एक बैठक मंडलपुरा थाने के अंतर्गत की गई है, जिसमें सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे और इनके द्वारा जो हमारे जो मुहर्रम के जुलूस का जो रूट होता है उस पर जो जो व्यवस्थाएं करानी है उसके लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरवाने के लिए इसमें आदेशित कर दिया गया है। साथ ही जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगती हैं और जो बिजली के तार जो ढीले हो रहे हैं उसके लिए विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी तार लूज हैं उसको तत्काल सही करा लें। और पानी की व्यवस्था के लिए भी कर दिया गया है, साफ सफाई के लिए कर दिया गया है। समस्त तरीके की व्यवस्थाएं जो रूट के लिए चाहिए वो सुनिश्चित कराने के लिए आदेशित कर दिया गया। हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा अवैध कच्ची शराब बनाने वालों पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा के दिशा निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम लगातार कच्ची शराब पर कार्रवाई करती नजर आ रही है, तो वहीं कच्ची शराब को बनाने वाले लाहन को भी नष्ट किया जा रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम सहदेवपुर में छापेमारी करते हुए 40 लीटर कच्ची शराब और 3000 लीटर लाहन नष्ट किया है।
सितारगंज कोतवाली में आगामी त्योहार मोहर्रम को लेकर शांति बैठक रखी गई, जिसमें शहर के सभी धर्मों के वरिष्ठ जन शामिल हुए। क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश सिंह और तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बैठक ली। मोहर्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर सभी ने अपने सुझाव दिए, जिन पर चर्चा की गई। 29 जुलाई को मोहर्रम का पर्व मनाया जाएगा, जिसे लेकर नगर पालिका को साफ सफाई और बिजली विभाग को बिजली सप्लाई के लिए निर्देशित किया गया। तारीख का मोहर्रम मनाया जाएगा। इस संबंध में आज थाना प्रधान में मीटिंग की गई, जिसमें ताजिएदार और मौलवी साहब और सम्रान व्यक्ति, अन्य धर्मों के सम्रान व्यक्तियों को बुलाया गया, जिनसे बातचीत की गई, मीटिंग की गई। उनको ये बताया गया कोई नई परंपरा नहीं डाली है और जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते से जाएंगे और उसका ताजिए का जो है हाइट कम रखें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के गढ़वाल के लोगों पर अशोभनीय टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गढ़वाल लोकसभा से प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी का बयान भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस हताशा निराशा में है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करके उत्तराखंड के लोगों का अपमान कर रहे हैं। इस बयान से गढ़वाल के लोगों को जो अपमान किया गया है उससे सभी आहत है। राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक तौर से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी अपने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। नेताओं को एक आदत सी पड़ गई है गाली गलौज करना, गढ़वाल के लोगों पर थूकने की बात करना। उनका बयान सार्वजनिक मंच से जो उनके पौड़ी लोकसभा का चुनाव लड़े हुए मनीष खंडूरी जी का बयान ये दर्शाता है कि वो लोग उत्तराखंडित को और गढ़वाल के लोगों की वो बेइज्जती करना चाहते हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं और सार्वजनिक मंचों से पहुंचा रहे हैं। इसे उत्तराखंड राज्य की जनता और गढ़वाल की जनता कभी माफ़ नहीं करने वाली। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है और इस पर उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि उनकी पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अंकित चौहान हत्याकांड में फरार सभी आरोपियों को पुलिस ने 10 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। माही के बाद उसके नौकर नौकरानी को बंगाल के मालदा जिले से गिरफ्तार किया। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि दोनों आरोपियों को बंगाल की स्थानीय कोर्ट में पेश कर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड भी हासिल कर ली है। पुलिस इन्हें पूछताछ के लिए हल्द्वानी लाई है। अंकित को कोबरा से डसवाने वाले मास्टरमाइंड माही और उसका प्रेमी दीप कांडपाल को पुलिस ने अपने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। और आपका राम अवतार जो दोनों फरार थे, इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनको आपका रतवा थाना पड़ता है मालदा में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ से गिरफ्तार किया गया, ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया है। इसमें जब पूछताछ में ये चीज़ निकल के आई है कि घटना के फौरन बाद ये पांचों के पांचों पहले दिल्ली गए, दिल्ली से वापस बस से बरेली आए, बरेली से राम अवतार के गांव पीलीभीत में पहुंचे, वहां से नेपाल बॉर्डर के ओर गए, तो उसके बाद ये वापस फिर बरेली आए और वहां से मालदा ट्रेन के माध्यम से पहुंचे हैं और इनका प्लान जो है बांग्लादेश जाने का था। उससे पहले ही टीम द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया उसके लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।